नमस्कार। मैं जनता शिवम गौतम। देश में जिस तरीके से कॉलेजियम को लेकर उबाल है, कॉलेजियम के खिलाफ पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर पिटीशन डाली। लेकिन अब इस कड़ी में एक बहुत बड़ा नाम जुड़ गया है जिन्होंने कॉलेजियम को बदलाव होना चाहिए ऐसा कहा है और ये माना है कि कॉलेजियम की वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नेपोटिज्म हावी है। और ये कहने वाले खुद भी एक नेपो जज ही कहे जा सकते हैं और खुद ये भारत के सीजीआई रहे हैं। इनके पिताजी भी भारत के सीजीआई रहे हैं और सबसे लंबे समय के लिए सीजीआई रहे हैं इनके पिताजी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डीवाई चंद्रचूड़ की, जिन्होंने अभी लल्लन टॉप को एक इंटरव्यू दिया और जब वहां पर सौरभ द्विवेदी ने यह सवाल पूछा कि अंकल जज का एक प्रश्न उठाया गया था विधि आयोग में, क्या अंकल जज वाला सिंड्रोम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हावी है, तो इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हाँ, क्योंकि ये पूरे देश में हर जगह चल रहा है तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी होना एक तरीके से कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसी समाज का हिस्सा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन अगर ये ज्यादा बड़े स्तर पर होता है और अच्छे कैंडिडेट्स को बाईपास करके अगर ऐसा किया जाता है तो फिर इसमें बदलाव की जरूरत है और जनता के बीच इसको लेकर एक अविश्वास पैदा हो रहा है, एक आक्रोश पैदा हो रहा है, इसलिए अब इसको सुधारे जाने की जरूरत है। अब समझ लीजिए ये कौन कह रहा है। एक व्यक्ति जिनके खुद के ऊपर यह आरोप लगा था कि वो इसलिए चीफ जस्टिस बने क्योंकि उनके पिताजी चीफ जस्टिस रहे थे। और ये जो स्थिति है ये बहुत पहले से चल रही है। बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत इतनी आसानी से क्यों मिल जाती है। वो लोग ये शायद नहीं जानते कि तीस्ता सीतलवाड़ भी एक नेपो किड है। तीस्ता के जो पिताजी थे एमसी सीतलवाड़, उसके जो दादाजी थे वो भी एक बड़े वकील रहे थे और एमसी सीतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। सबसे ज्यादा समय के लिए वो अटॉर्नी जनरल रहे, यानी कि 1950 से लेकर 1963 तक वो अटॉर्नी जनरल के पद पर बने रहे। ये सब किसके कार्यकाल में हुआ था? नेहरू के कार्यकाल में। और उस समय अटॉर्नी जनरल होने का मतलब ये है कि सरकार का सबसे बड़ा वकील। उस समय सिब्बल या जेठमलानी जैसे वकील नहीं थे जो सरकार के हर फैसले का विरोध करें, यानी कि वकीलों में सबसे ज्यादा जो दबदबा होता था सरकारी वकील का ही होता था। और यही वजह है कि सीतलवाड़ की बेटी को जमानत देने में जज जिस तरीके से तत्परता दिखाते रहे हैं। अभी तो मामला ये था कि डीवाई चंद्रचूड़ ने दो उसके लिए बेंच गठित की थी, लेकिन उससे पहले एक 2014-15 का भी मामला है। तब भी कपिल सिब्बल ने केवल फोन पर ही जमानत दिला दी थी तीस्ता सीतलवाड़ को, क्योंकि वो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल एमसी सीतलवाड़ की बेटी है और उनके ही तमाम चेले चपाटे ज्यूडिशरी में हावी हैं या उनके चेलों के चेले ज्यूडिशरी में हावी हैं। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि अगर इंदिरा गांधी होती तो ज्यूडिशरी का ये कर देती, सीजीआई का वो कर देती। उन लोगों को शायद या तो इतिहास का भान नहीं है या उन्हें इतिहास की समझ नहीं है। आज जो जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं या फिर जो कॉलेजियम के तंत्र को बाहर से चलाने वाले वकील और रिटायर्ड जज हैं, वो सबके सब इंदिरा और राजीव और जवाहरलाल की ही लीगेसी के मेंबर हैं। वो उसी विचारधारा को मानते हैं, उसी से पनपे हुए हैं, उसी से बढ़े हुए हैं। तो अगर कांग्रेस गवर्नमेंट रही होती तो उस समय तो सुप्रीम कोर्ट का कोई टकराव होता ही नहीं है। आप देखिए मनमोहन सिंह के जमाने में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई किसी भी तरीके का टकराव नहीं था। दूसरी तरफ एक चीफ जस्टिस थे, इनके बेटों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, करोड़ों रुपए के
गबन के आरोप थे, उसके बावजूद न तो उनके ऊपर कोई सवाल उठा और मनमोहन सरकार में इतने घोटाले हुए, न उन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई सुमोटो या तीखी टिप्पणी ही की गई। ये जो टकराव वो इसीलिए है कि यहाँ विचारधारा का टकराव है। जैसे चंद्रचूड़ पहले भी कह चुके हैं कि सीजेआई जो होता है उसको विपक्ष के नेता के तौर पर काम नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को विपक्ष के तौर पर काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अब के जो सीजेआई है वो तो लगभग विपक्ष के नेता या विपक्ष की आइडियोलॉजी को ही आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। खजुराहो के केस में ये देखने को मिला। बाद में भी वो जिस तरीके से जब भी उन्हें हफ्ते में एक दो बार मौका मिलता है भाषण देने का, तो वो उसी तरीके के राजनीतिक भाषण देते हुए नजर आते हैं। वो हर भाषण में बुलडोजर नीति के खिलाफ उन्होंने जो फैसला दिया उसका जिक्र करते हुए नहीं भूलते, लेकिन वो अपने उस सबसे बड़े फैसले की बात नहीं करते जिसने कि भारतीय जुडिशरी का एक कहे तो काला अध्याय शुरू कर दिया, जब उन्होंने राहुल गांधी को अपने परिवार के कांग्रेस से संबंध होने की वजह से उसकी जो सजा थी उसको निलंबित कर दिया और उस व्यक्ति को जो चुनाव नहीं लड़ सकता था, जिसकी सांसदी चली गई थी, उसकी सांसदी भी बहाल की और उसे मौका दिया कि वो चुनाव लड़े और भारत के विपक्ष का नेता भी बने। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब कॉलेजियम की वजह से हो रहा है। लेकिन यहाँ एक और चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कॉलेजियम का जो भाई भतीजावाद है ये केवल रिश्तेदारी तक सीमित नहीं है। दरअसल ये इसमें एक और बड़ा वर्ग है जो है चेला चपाटों का, यानी मेंटरशिप का। आप देखेंगे कि जैसे अभी एक बहुत चर्चित जज जिसका नाम चल रहा है एस मुरलीधरन, ये भारत के एक पूर्व अटॉर्नी जनरल का चेला है। उसी तरीके से एक जो जज हैं अब सीजेआई बनने वाले हैं, ये भी कुछ बड़े वकीलों के चेले हैं। यानी कि अगर वो रिश्तेदार नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, भतीजा या कुछ ऐसा भांजा नहीं है, तो फिर वो जरूर किसी बड़े वकील का या वकीलों के घराने से संबंधित होगा, उनके नीचे काम किया हुआ होगा, उनका चेला होगा, उनका जूनियर होगा, तभी वो व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकता है। और यही बात जब अभी पिछले दिनों एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई थी और उस याचिका में भी यही कहा गया था कि जो सीनियर एडवोकेट्स की पदवी है या जज बनाए जाते हैं, इसमें भाई भतीजावाद बहुत चलता है। तो उस पर जो जज सुनवाई कर रहे थे उन्होंने कहा था कि आप बताइए कौन किसका भाई भतीजा है, कितने लोग हैं भाई भतीजे वाले। लेकिन वो लोग ये जानबूझकर ऐसा कहते हैं क्योंकि इसमें भाई भतीजों से ज्यादा चेले चपाटे ज्यादा होते हैं और ये चेले चपाटे अपने ऊपर एहसान करने वालों को हमेशा याद रखते हैं। जब भी उनके केस आते हैं या उनसे संबंधित केस आते हैं या उनके किसी ग्रुप का केस आता है, तो फिर वो उसी के अनुरूप शक्ल देखकर या नाम देखकर उसका फैसला करते हैं, जिसकी वजह से न्याय नहीं हो पाता बल्कि न्याय के नाम पर अन्याय ही होता रहता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आज जो टोटल 850 के करीब जज हैं, इनमें से अगर देखा जाए तो चेलागिरी और भाई भतीजावाद से ही 750 से ज्यादा यानी 90% से ज्यादा जज आए हुए हैं। और इसकी तरफ अगर चंद्रचूड़ साहब ने अब ये स्वीकार कर लिया है, वो ये कह रहे हैं कि इसको बदले जाने की जरूरत है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो सोशल मीडिया पर हल्की सी चिंगारी लगी थी, अब ये धीरे धीरे हवा पानी और हवा की वजह से या तेल की वजह से ये भड़कती हुई नजर आ रही है। और धीरे धीरे करके अगर इसी तरीके से रिटायर्ड जज ही इस पर राय देने लगे तो निश्चित मानिए कि अगर जनता ने थोड़ा जोर लगा दिया तो फिर इस पर व्यापक स्तर पर चर्चा भी होगी। बल्कि ये जो कॉलेजियम का सिस्टम है, ये जो भाई भतीजावाद का चेला चपाटे का जो सिस्टम है, ये बदला भी जाएगा। सरकार अकेले दम पर इसको नहीं बदल सकती क्योंकि सरकार के पास संसद में इस समय जो स्थिति जो नंबर है वो इस पक्ष में नहीं है, क्योंकि कोई भी संवैधानिक संशोधन लाने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। अब दूसरा तरीका क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ही जनता के दबाव में इस पर सुनवाई करे और उस सुनवाई के बाद अपने फैसले से जो पुराने फैसले हैं उनको पलटने का काम करे।
इसके लिए जनता का प्रेशर सबसे ज्यादा काम करेगा, और वो प्रेशर तभी हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये कड़वी और देश विरोधी हर जो हकीकत है वो पता चले। लोगों को ये पता चले कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के माध्यम से संविधान के कई सारे उपबंधों को बदल दिया, राष्ट्रपति के अधिकारों को खत्म कर दिया, सीजेआई के अधिकारों को खत्म कर दिया, बल्कि कुछ ग्रुप ने, जजों के एक ग्रुप ने उसको अपने हाथ में ले लिया। और वास्तव में ये ग्रुप भी सारे निर्णय नहीं करता है, बल्कि इस ग्रुप से जो संबंधित एक कोटरी है 50-100 वकीलों का जो, या रिटायर्ड जजों का जो एक पूरा का पूरा गठजोड़ है, वो ये सारी चीजें निश्चित करता है। और यही वजह है कि 2 उसके आ जाते हैं, 4 उसके आ जाते हैं, 2 उसके आ जाते हैं। तो ऐसे करके जब भी कॉलेजियम की तरफ से जजों के नामों की सिफारिश होती है, उसमें कई सारे मेंटर्स की तरफ से नाम उसमें सजेस्ट किए जाते हैं। कईयों के रिश्तेदार होते हैं, कईयों के चेले होते हैं, और इस तरीके से लोगों को जज बना दिया जाता है। जो योग्य लोग होते हैं, जो डिजर्विंग लोग होते हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, वो देखते रह जाते हैं, और बहुत से ईमानदार जज अपनी प्रमोशन के इंतजार में रिटायर भी हो जाते हैं। समस्या ये है कि इसमें जो जज हैं वो तो बोल ही नहीं पाते, वकीलों को अपनी केस लड़ रहे हैं उन्हीं अदालतों में, इसलिए वकील नहीं बोलते। और जो दूसरे लोग हैं जिन्हें कानून के क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को ये बात अभी तक पता ही नहीं थी कि वहाँ ये जो अपॉइंटमेंट है वो हो कैसे रहे हैं। वो तो नागरिक शास्त्र में, या जब लॉ पढ़ते हैं या दूसरे राजनीति शास्त्र में, ये पढ़ लेते थे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल की सिफारिश पर होती है। लेकिन हकीकत यह है कि न तो हाईकोर्ट के जजों के नामों में राज्यपाल की कोई बहुत अहम भूमिका होती है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति का कोई बहुत ज्यादा सक्रिय रोल होता है। वो केवल नाम पर मुहर लगाते हैं, या फिर कुछ नामों को ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अब ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि जनता समझ रही है, और इस भाई भतीजावाद की वजह से तमाम भ्रष्टाचारी बेल पा जाते हैं, उनके पक्ष में फैसले दे दिए जाते हैं। क्योंकि जो मेंटर्स वाला ग्रुप है, ये कुछ बड़े वकीलों के द्वारा चलाया जाता है। एक वकील तो जज बनाने की फैक्ट्री चलाने के लिए बदनाम है, और दूसरे वकील वे उसी तरीके से चुपचाप जजों के नाम को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये जो सारा का सारा खेल चल रहा है, अब इसको रोकने की जरूरत है। और इस कॉलेजियम नाम के जो अभिशाप है, जो देश के ऊपर एक कुव्यवस्था लाद दी गई है, इसको खत्म करने की जरूरत है। और उसी जरूरत की तरफ इशारा किया है भारत के पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। हालांकि चंद्रचूड़ साहब के तमाम ऐसे फैसले हैं जिन पर उनकी आलोचना की जाती है, और वो गलत भी है, लेकिन हम बार बार उस बात को फिर दोहराते हैं कि अपवित्रता भी उतनी ही निंदनीय है जितनी कि अपवित्र पवित्रता प्रशंसनीय है। बुरे से बुरा व्यक्ति अगर कोई बहुत अच्छा काम करने के लिए आता है तो उसे वो काम कर लेने दीजिए, क्योंकि अगर उससे समाज का भला होता है तो अच्छी बात है। उसी तरीके से कोई अच्छे से अच्छा व्यक्ति कोई बुरा काम करता है तो हमें उसकी निंदा भी करनी है, उसे रोकना भी है। तो ये देश हित में है कि अब पहले मार्कंडे काटजू और अब डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस विषय पर कुछ कहा है, तो ये बात अब दूर तक जाने वाली है। जनता को भी इस पर अब तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब अगर जोर लगाएंगे तो ये कॉलेजियम नाम की कुव्यवस्था है वो जल्दी ही हट जाएगी, और हटेगा कॉलेजियम तो बचेगा देश। देश को बचाना है, कॉलेजियम को हटाना है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए। हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए। जय हिंद, जय भारत।